मैं माँ बनने वाली हूँ। रमीज के पैरों तले से जमीन निकल गई। इससे याद आया कि कैसे इसने इस औरत को डॉक्टरों की गलत रिपोर्टों और अपनी अना की खातिर जलील करके घर से निकाला था कि वो इसे वारिस नहीं दे सकती। आज वही दलान इसके पास ही भाई के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और वो भी सिर्फ 2 माह के अंदर। रमीज का चेहरा गुस्से, निदामत और हसरत से स्याह पड़ने लगा। इसने बेख्तियार मुठियां भींच ली। इससे अपना वो फैसला, अपनी वो संग दिली किसी जहरीले नाग की तरह डसने लगी। टीना ने जब रमीज का उतरा हुआ चेहरा देखा तो इसे आग लग गई। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने, इसने कुड़कर कहा, मगर किसी ने इसकी बात पर तवज्जो ना दी। हातिम ने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ चूमे और फिर एक फातिहाना नजर रमीज पर डाली, जिसमें कोई तंज तो नहीं था, मगर इसकी खामोशी रमीज के लिए किसी तमाचे से कम ना थी। बेगम जायदा ने दालान को अपने हिसार में ले रखा था, जबकि रमीज वहीं खड़ा अपनी शिकस्त का तमाशा देख रहा था। कुदरत ने इसे बता दिया था कि फैसले इंसान नहीं अल्लाह करता है। रमीज के कदमों तले से जैसे जमीन ही निकल गई थी। लाउंज में गूंजती दलान की हिचकियां और माँ की मुबारकबादें इसे किसी जहरीले नश्तर की तरह चुभ रही थी। वो एक पल भी वहां मजीद खड़ा न रह सका और दीवानों की तरह पलटा। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो कई बार लड़खड़ाया, मगर इसके अंदर की आग इसे मोहलत नहीं दे रही थी। अपने कमरे में दाखिल होते इसने धाड़ मारकर दरवाजा बंद किया और पुश्त इस पर टिका दी। इसका पूरा वजूद लड़स रहा था। कमरे की हर दीवार, हर गोशा इसे इसके अपने ही कहे हुए अल्फाज याद दिला रहा था। तुम बांझ हो दलान, तुम मेरे वारिस पैदा नहीं कर सकती, तुम इस घर पर बोझ हो। वो अल्फाज जो इसने कभी बड़े तकब्बुर से कहे थे, आज वही इसके कानों में हथौड़ों की तरह बरस रहे थे। इसने अपना सर दोनों हाथों में जकड़ लिया और फर्श पर ढेर हो गया। इसकी आंखों से वो आंसू निकलने लगे जो उसे पछतावे की तपिश से पैदा होते हैं। टीना पीछे से कमरे में आई और बेजारी से बोली, रमीज, ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? वो हामला है तो इसमें रोने वाली क्या बात है? खामोश हो जाओ टीना, एक लफ्ज भी मत बोलो। रमीज ने धाड़ा। इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो औरत जिसने मैंने कूड़े की तरह फेंक दिया था, वो अधूरी नहीं थी, अधूरा मैं था, मेरी सोच थी, मेरी अना थी। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हातिम की झोली में डाल दी। इससे याद आया कि कैसे दलान ने इससे कभी एक लफ्ज नहीं कहा था, कैसे वो खामोशी से इसके हर जुल्म को सहती रही थी। और आज वही दलान हातिम की बाहों में कितनी पुरसकून, कितनी मुकम्मल और कितनी खुश थी। पछतावे का ये नाक अब इससे ताहियार डसने वाला था। रमीज ने गुस्से में सामने लगे आईने पर बिल्कुल इसके अपने घोंसा मारा। शीशा किरची किरची होकर बिखर गया, वजूद की तरह, जिसके पास अब पछतावे के सिवा बाकी कुछ न बचा था। टीना का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। रमीज की आंखों में पछतावे के साथ जो वहशत थी, इसने टीना को खौफजदा कर दिया। वो जानती थी कि अगर रमीज इस तरह माजी की किरचियों को समेटता रहा तो वो सच भी वो मेडिकल रिपोर्ट वो सामने आ जाएगा जिसे वो छुपाए फिर रही थी, जो टीना ने बदली थी ताकि दलान को बांध साबित करके इसे घर से निकलवा सके और खुद रमीज की जिंदगी में जगह बना सके। टीना ने फौरन अपने चेहरे पर मसनूई मोहब्बत और फिक्रमंदी ओढ़ ली। इससे पता था कि रमीज को काबू में कैसे करना है। वो रमीज के पास आई जो फर्श पर बैठा हाँफ रहा था। रमीज, मेरी बात सुनो, अपने आप को संभालो। टीना ने बहुत नरमी से इसका हाथ थामा। जो हो गया इससे बदला नहीं जा सकता, पर जो हमारे पास है इसकी फिक्र करो। टीना का अपना आखिरी महीना चल रहा था और इसका पेट काफी वाजे था। इसने बड़ी महारत से रमीज का लड़ता हुआ हाथ पकड़ा और इसे अपने पेट पर रख दिया। देखो रमीज, तुम्हारा अपना खून भी तो दुनिया में आने वाला है, तुम इसके बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या तुम्हें मुझ पर और अपने इस बच्चे पर प्यार नहीं आता? टीना ने अपनी आवाज में नमी पैदा करते हुए इसे जज्बाती करने की कोशिश की। दलान का अब हमसे कोई लेना देना नहीं। वो हातिम की जिंदगी है। तुम क्यों इसके पीछे अपनी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? रमीज ने जब टीना के पेट पर अपना हाथ महसूस किया तो एक लम्हे के लिए इसके गुस्से की शिद्दत कम हुई। टीना ने इसे अपने हिसार में ले लिया, मगर इसकी अपनी आंखों में एक डर, एक सच के खुलने का जो किसी भी वक्त के लिए इस अनजाना डर था और महल को खाक में मिला सकता था। वो रमीज को बहला तो रही थी, मगर इसे एहसास हो गया था कि रमीज के दिल से दलान का नक्श मिटाना इतना आसान नहीं होगा। हातिम की खुशी का ठिकाना ना था। ऐसे यूं लग रहा था जैसे इसे कायनात की सबसे बड़ी दौलत मिल गई हो। वो दलान को बाहों में भरे कमरे में लाया और इसे इतनी नजाकत से बेड पर बिठाया जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। हातिम, मैं खुद चल सकती हूँ, आप क्यों इतना? दलान ने शर्मिंदा होते हुए कहना चाहा, मगर हातिम ने इसके लबों पर उंगली रखकर इसे खामोश कर दिया।
آج کے بعد تمہارے پاؤں زمین پر نہیں لگیں گے دلان. تم نے میرے لیے وہ کیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. تم جانتی ہو تم میرے لیے کیا ہو. حاتم کی آواز جذبات سے بھاری ہو رہی تھی. اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دلان کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیے. اس نے باری باری اس کی انگلیوں اور ہتھیلیوں پر عقیدت بھرے بوسے دیے جیسے وہ ان ہاتھوں کا شکریہ ادا کر رہا ہو جنہوں نے اس کی زندگی میں رنگ بھر دیے تھے. کل میں خود تمہیں شہر کے سب سے بڑے اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جاؤں گا. میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا. تمہاری اور ہماری بچے کی صحت اب میری پہلی ترجیح ہے. حاتم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں ممتا کی ایک نئی روشنی جھلملا رہی تھی. دلان نے حاتم کے چہرے پر اپنا ہاتھ رکھا. اس کی پورے حاتم کی داڑھی کو چھو رہی تھی. اس کا سایہ میرے لیے کافی ہے حاتم. مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے. محسوس نہیں ہوتی جب آپ میرے پاس ہوتے ہیں. حاتم نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پھر سے چوما. پھر بھی احتیاط ضروری ہے میری جان. تم نے برسوں جو دکھ سہے ہیں اب میں ان کا ازالہ خوشیوں سے کرنا چاہتا ہوں. کمرے کی اس پرسکون فضا میں حاتم کا یہ والہانہ پن دلان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا. وہ حاتم کے سینے سے لگ گئی یہ جانتے ہوئے کہ اب اس کا محافظ، اس کا جیون ساتھی اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا. دوسری طرف دیوار کے اس پار رمیز کا پچھتاوا اور ٹینا کا خوف ایک نئے طوفان کا پتہ دے رہا تھا. رمیز کے شک کی بنیاد اس دن پڑی جب اسے ٹینا کے پرس سے ایک پرانی میڈیکل رپورٹ ملی جس پر تاریخ تو پرانی تھی مگر نتائج چونکا دینے والے تھے. اس رپورٹ کے مطابق رمیز میں وہ جراثیم ہی نہیں تھے جو اسے باپ بنا سکے. رمیز کا سر چکرا گیا. اس نے ٹینا کی طرف دیکھا جو بے فکری سے میگزین پڑھ رہی تھی مگر اس نے فی الحال خاموشی اختیار کر لی. وہ کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی. وہ گزرتا گیا اور ٹینا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی. پورے گھر میں مٹھائیاں بانٹی گئیں مگر جب رمیز نے پہلی بار بچے کو اپنی گود میں لیا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے. بچہ بالکل کسی سفید فارم انگریز جیسا تھا جس کی آنکھیں نیلی اور رنگت غیر معمولی گوری تھی. رمیز کی کالی رنگت اور خدوخال سے اس کا دور ڈی این اے تک کوئی واسطہ نہیں تھا. رمیز نے چپکے سے اپنا اور بچے کا ٹیسٹ کروایا. جب رپورٹ آئی تو اس کی دنیا اجڑ گئی. رپورٹ میں واضح لکھا تھا کہ وہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور ساتھ ہی اس نے اپنا معائنہ کروایا تو پتہ چلا کہ وہ خود تو کبھی باپ بن ہی نہیں سکتا تھا. اسے اپنی اس سنگ دلی پر رونا آیا جو اس نے دلان کے ساتھ کی تھی. اسے سمجھ آ گیا کہ ٹینا نے اس کی دولت اور نام کے لیے اسے کتنا بڑا دھوکہ دیا تھا. ایک دن لاؤنج میں جب ٹینا اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی حاتم وہاں سے گزرا. اس نے رمیز کی آنکھوں میں چھپی ذلت اور کرب کو بھانپ لیا تھا. سنا رمیز خون کی پہچان چہرے سے ہو جاتی ہے. حاتم نے گہرا طنز کیا. بڑا دکھ ہوا یہ جان کر کہ تمہاری اپنی پسند تمہاری ٹینا تمہیں ایسا دھوکہ دے گئی ہے جس کا داغ تم کبھی دھو نہیں پاؤ گے. تم نے ایک بے گناہ پر تہمت لگائی تھی نا. دیکھو قدرت کا انصاف. آج تمہاری اپنی چھت کے نیچے کسی اور کا خون پل رہا ہے. رمیز کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. وہ صرف مٹھائیاں بھینج کر رہ گیا. دوسری طرف دلان اپنی خوبصورت دنیا میں مگن تھی. اسے اس بات سے کچھ سروکار نہیں تھا کہ رمیز کے ساتھ کیا ہوا یا ٹینا نے کیا دھوکہ دیا. وہ اب مکمل طور پر حاتم کے عشق میں گرفتار ہو چکی تھی. وہ سارا دن آنے والے ننھے مہمان کے لیے ننھے منھے کپڑے، جوتے اور کھلونے دیکھتی رہتی. حاتم دیکھے نا یہ پیلا رنگ کتنا پیارا لگے گا ہمارے شہزادے پر. وہ حاتم کا ہاتھ تھام کر فرمائش کرتی. وہ حاتم کی دیوانی بنتی جا رہی تھی. جب حاتم تھکا ہارا گھر آتا تو وہ اس کے جوتے اتارتی، اس کے لیے خود چائے بناتی اور اسے اپنے آنے والے بچے کی حرکتوں کے بارے میں بتاتی. اس کے لیے اب رمیز ایک بھولا ہوا ڈرونا خواب تھا جبکہ حاتم کی جاگتی آنکھوں کی وہ تعبیر تھا جس نے اس سے زندگی کے اصل معنی سکھا دیے تھے. وہ حاتم کی محبت کے حصار میں اتنی مطمئن تھی کہ اب اسے کائنات کی کسی اور شے کی حسرت نہیں تھی. رمیز کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا. ڈی این اے کی رپورٹ اس کے ہاتھ میں کانپ رہی تھی اور سامنے بیڈ پر ٹینا اپنے اس گورے چٹے بچے کو لیے بیٹھی تھی جو رمیز کی نسل کا تمسخر اڑا رہا تھا. نکل جاؤ میرے گھر سے. رمیز کی دھار سے پورا گھر گونج اٹھا. اس نے لپک کر ٹینا کا بازو پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے گرا دیا. رمیز یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا بچہ گر جائے گا. ٹینا چیخی مگر رمیز پر اب جنون سوار تھا. میرا بچہ ٹینا، یہ کسی انگریز کی نشانی میرے گھر میں کیا کر رہی ہے؟ یہ لو اپنی رپورٹیں اور یہ لو اپنی اوقات. اس نے کاغذات اس کے منہ پر مارے اور اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا سیڑھیوں کی طرف لے گیا. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. طلاق طلاق طلاق. آج کے بعد تمہارا سایہ بھی اس چوکھٹ پر نہ پڑے. اس نے ٹینا کو زوردار دھکے دے کر صدر دروازے سے باہر نکال پھینکا. ٹینا اپنے اس نامہاد وارث کو لیے سڑک پر ڈھیر ہو گئی جہاں اس کا جھوٹ اور اس کی مکاری سب کے سامنے ننگی ہوتی جا رہی تھی. بیگم زائدہ یہ سب منظر لاؤنج میں کھڑی دیکھ رہی تھی
جب رمیز ہانپتا ہوا واپس مڑا تو اس کی آنکھوں میں ہمدردی کی بجائے ایک ملامت تھی۔ میں نے تمہیں روکا تھا رمیز، میں نے کہا تھا کہ یتیم کی بد دعا مت لو۔ وہ لڑکی پارسا تھی، پر تمہاری عقل پر اس ٹینا نے پردہ ڈال دیا تھا۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ لیا۔ رمیز کے پاس اپنی ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اسی فرش پر سر پکڑ کر بیٹھ گیا جہاں کبھی دلان اس کے قدموں میں روتی تھی۔ دوسری طرف اوپر والے کمرے میں دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ دلان کو ان ہنگاموں کی خبر تو تھی، مگر اب اسے کسی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ حاتم کی اس قدر دیوانی ہو چکی تھی کہ اس کی قربت کے بغیر اسے ایک پل بھی چین نہیں آتا تھا۔ حاتم جیسے کام سے واپس کمرے میں داخل ہوا، دلان اب جو حمل کے آخری مراحل میں تھی فوراً اٹھ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ حاتم آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ مجھے آپ کے بغیر ڈر لگتا ہے۔ اسے لاڈ اور بے چینی سے حاتم کی قمیض کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ حاتم نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے واپس بیڈ پر بٹھایا۔ صرف 2 گھنٹے تو ہوئے دلان، میں تمہارے لیے یہ پھل لینے گیا تھا۔ نہیں حاتم، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ میرے پاس بیٹھا کریں۔ مجھے آپ کے لمس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ اس نے حاتم کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا جہاں ان کا بچہ حرکت کر رہا تھا۔ حاتم اس کی اس دیوانگی اور وابستگی پر قربان جاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جس لڑکی کو برسوں تنہائی اور نفرت ملی ہو، وہ جب محبت پاتی ہے تو اس طرح دیوانی ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں اپنی اس چھوٹی سی جنت میں مگن تھے، جبکہ نیچے والے پورشن میں رمیز اپنے پچھتاوے کی آگ میں اکیلا جل رہا تھا۔ اس کے لیے اب زندگی ایک ایسی سزا بن چکی تھی جس کا کوئی مداوا نہ تھا۔ رات کی خاموشی میں کمرے کی مدھم روشنی دلان کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں حیا اور محبت کے ملے جلے رنگ ایک عجیب سا جادو جگا رہے تھے۔ حاتم اس کے پاس بیٹھا اس کے بالوں کو پیار سے سہلا رہا تھا کہ اچانک دلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا چہرہ لمحوں میں لال سرخ ہو گیا، جیسے کسی نے سفید گلاب پر گہری سرخی چھڑک دی ہو۔ اسے نظریں جھکا لی اور حاتم کی قمیض کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ اس کی سانسوں کی ترتیب بگڑ رہی تھی اور شرم کے مارے وہ حاتم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ حاتم، اس نے اتنی دھیمی آواز میں پکارا کہ حاتم کو اس کے لبوں کے قریب ہونا پڑا۔ جی میری جان، کیا چاہیے؟ کوئی پھل یا کچھ اور کھانے کا دل ہے؟ حاتم نے شرارت سے پوچھا۔ دلان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی رنگت مزید گہری ہو گئی تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، بس۔ وہ رکی ایک لمحے کے لیے، ہمت جما کے، اور پھر نہایت لاڈ سے بولی، آپ آج کہیں نہیں جائیں گے؟ مجھے آپ کے سینے سے لگ کر سونا ہے، آپ مجھے اپنی باہوں میں بھر کر بیٹھیں، مجھے آپ کی دھڑکنیں سننی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اپنا تپتا ہوا چہرہ حاتم کے چوڑے کندھے میں چھپا لیا۔ شرم و حیا کی یہ انتہا تھی کہ اس کے کانوں کی لوئیں بھی سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ حاتم کی قربت کے لیے اس قدر بےتاب تھی کہ اس کی ہر سانس ایک التجا بن گئی تھی۔ حاتم اس کے اس معصومانہ اور بے باک لاڈ پر مسکرا دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے اسے مزید نزاکت سے اپنے حصار میں لے لیا۔ صرف آج ہی کیوں دلان؟ میں تو اپنی پوری زندگی تمہاری ان باہوں میں گزارنے کے لیے تیار ہوں۔ دلان نے اس کی گرفت محسوس کی تو اس کے وجود کو قرار آ گیا۔ وہ حاتم کی دیوانی تو تھی، مگر حاملہ ہونے کے ان مہینوں نے اسے حاتم کے لمس کا اس قدر عادی کر دیا تھا کہ اسے لگتا تھا کہ اگر حاتم ذرا بھی دور ہوا تو اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس رات کمرے کی دیواریں ان کی محبت کی گواہ تھیں، جہاں ایک یتیم لڑکی اب ایک ملکہ بن کر اپنے بادشاہ کی باہوں میں محفوظ تھی۔ دلان کا چہرہ اب بھی حاتم کے کندھے میں چھپا ہوا تھا، مگر اس کی شرارت اور لاڈ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں اب بھی حیا سے چپکی ہوئی تھی، مگر لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ اس نے حاتم کی قمیض کا ایک بٹن انگلیوں میں مڑوڑتے ہوئے ایک اور فرمائش کر ڈالی۔ حاتم، ایک اور بات مانیے گا میری؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا کہ حاتم کا دل پگھل کر رہ گیا۔ تم حکم کرو دلان، تم کہو تو تمہارے قدموں میں تارے بچھا دوں۔ حاتم نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے جواب دیا۔ دلان نے تھوڑا سا شرما کر اپنی نظریں اٹھائیں اور حاتم کی آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے تارے نہیں چاہیے، مجھے بس آپ کا وقت چاہیے۔ کل آپ آفس نہیں جائیں گے، پورا دن آپ میرے پاس بیٹھیں گے، مجھے کہانیاں سنائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے مجھے میری پسندیدہ کھیر بنا کر کھلائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ لال سرخ ہو گئی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ حاتم نے کبھی کچن کا رخ نہیں کیا تھا، مگر اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ حاتم پر اپنا پورا حق جتائے۔ وہ چاہتی تھی کہ حاتم کا ہر لمحہ صرف اس کے نام ہو۔ حاتم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کمرے میں شہد گھول رہی تھی۔ کھیر، اور وہ بھی میرے ہاتھوں کی؟ دلان، تم چاہتی ہو کہ میں پورا کچن الٹ پلٹ کر دوں؟ ہاں، مجھے وہی کھیر کھانی ہے۔ اس نے ضد بھرے لاڈ سے حاتم کا بازو ہلایا۔ اور ہاں، ایک اور فرمائش، جب میں سو جاؤں تو آپ کو میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھنا ہوگا، تاکہ اگر میری آنکھ کھلے تو میں سب سے پہلے آپ کو اپنے پاس دیکھوں۔ حاتم نے اسے مزید سختی سے اپنے حصار میں لے لیا۔
तुम्हारी हर फरमाइश सर आंखों पर, कल का पूरा दिन सिर्फ तुम्हारा है और मेरी हर सांस भी सिर्फ तुम्हारी है। दलान का दिल खुशी से लबरेज हो गया। वो हातिम की बाहों में इस कदर सुकून महसूस कर रही थी कि इससे दुनिया की तमाम दुख भूल गए थे। इसे लग रहा था कि वो कोई यतीम लड़की नहीं बल्कि इस कायनात की सबसे खुशनसीब औरत है जिसे हातिम जैसा जीवन साथी मिला है। इस रात इनकी मोहब्बत की ये छोटे छोटे लाड और शर्माती हुई फरमाइशें इनके बंधन को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर रही थी। दलान की शोखी और लाड अब इंतहा पर थे। इसने हातिम के गले में अपनी नरम बाहें डाल दी और अपना तपता हुआ चेहरा इसके सीने पर टिकाते हुए एक ऐसी फरमाइश कर डाली जिस पर हातिम खुद भी दंग रह गया। हातिम, एक और बात। वो रुक रुक कर बोली, आवाज में शहद जैसी मिठास और लहजे में शर्मो हया का वो रंग था जो हातिम को दीवाना बना रहा था। कल जब आप मेरे लिए खीर बनाएंगे ना, तो आपको अपने हाथों से मुझे खिलानी होगी और साथ में वो पुरानी यादें भी सुनानी होंगी जब आपने पहली बार मुझे देखा था। वो लाल सुर्ख होकर मुस्कुराई और हातिम की आंखों में झांक कर बोली, मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा अभी से सुन ले कि इसके बाबा अपनी मम्मा से कितनी मोहब्बत करते हैं। हातिम ने इसके माथे पर अकीदत से बोसा दिया। इसकी फरमाइश इसे जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज लग रही थी। दलान, तुम जो मांगोगी मैं वही करूंगा। कल मैं ऑफिस से छुट्टी करूंगा, किचन में तुम्हारे लिए खुद खीर पकाऊंगा और तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। और हाँ, मैं इसे ये भी बताऊंगा कि इसकी मामा दुनिया की सबसे खूबसूरत और बहादुर औरत है। दलान ने लाड से अपना सर हातिम के दिल की धड़कन पर रख दिया। और एक आखिरी फरमाइश हातिम, कल शाम को हम छत पर जाएंगे। आप मुझे अपनी बाहों के हिसार में लेकर गरूबे आफताब दिखाएंगे और मैं बस आपकी खुशबू में खोकर रहना चाहती हूँ। हातिम ने इसे मजीद सख्ती से भींच लिया। तुम्हारी हर फरमाइश मेरे लिए हुक्म है। तुम बस खुश रहो दलान। तुम्हारी ये हंसी और ये लाल होता हुआ चेहरा ही मेरी कुल कायनात है। इस रात कमरे की फिजा इनकी मोहब्बत की खुशबू से महक रही थी। दलान हातिम के सीने से लगी इसके लम्स को महसूस करते हुए सुकून की नींद की वादियों में उतरने लगी, ये जानते हुए कि कल का सूरज इसके लिए मजीद खुशियां और हातिम का बेपनाह प्यार लेकर तुलू होगा। नौवां महीना अपनी तमाम तर सुर्खियों और बहारीपन के साथ दलान के वजूद पर मुहित था। रात के 2 बज रहे थे। पूरे घर पर सकूत तारी था, मगर दलान की आंखों में नींद कोसों दूर थी। इसे अचानक एक ऐसी क्रेविंग हुई कि इसका जी मचलने लगा। हातिम, हातिम उठे ना। इसने हातिम का कंधा हिलाया। हातिम ने नींबा आंखों से इसे देखा। क्या हुआ दलान, तबीयत तो ठीक है? दर्द तो नहीं हो रहा? वो हड़बड़ा कर बैठ गया। दलान ने शर्मिंदगी से नजर झुकाई, मगर इसकी तलब शदीद थी। नहीं, दर्द नहीं हो रहा, मुझे मुझे गोलगप्पे खाने हैं अभी इसी वक्त। हातिम ने हैरत से घड़ी देखी। दलान, रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त कहाँ से मिलेंगे? सुबह होते ही सबसे पहले मैं खुद लेकर आऊंगा, वादा। अभी सो जाओ, शाबाश। नहीं, मुझे अभी खाने हैं, पता नहीं क्यों बहुत दिल चाह रहा है। इसकी आंखों में आंसू आ गए। आप प्लीज कहीं से ढूंढ लाएं। हातिम इसके आंसू देखकर पिघल गया। इसे सोचा कि शायद शहर के किसी पुराने हिस्से में कोई रेड़ी वाला मिल ही जाए। अच्छा बाबा, रो मत, मैं जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर हिम्मत रखो। इसने दलान के माथे पर बोसा दिया, चाबियां उठाई और बाहर निकल गया। दलान खिड़की के पास बैठकर इसका इंतजार करने लगी। 1 घंटा गुजरा, 2 घंटे गुजरे, 3 बज गए, फिर 4 फजर की अजानें होने लगी, मगर हातिम वापस न आया। दलान का दिल किसी अनजाने खौफ से डूबने लगा। इसने बार बार फोन किया, मगर फोन बंद जा रहा था। वो पागलों की तरह कमरे में चक्कर काटने लगी। इसकी बेचैनी अब टीसों में बदल रही थी। हातिम, कहाँ रह गए आप? वो रोते हुए हड़बड़ाई। सुबह के 7 बज चुके थे जब घर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। दलान भागती हुई नीचे आई। इसे लगा कि हातिम आ गया होगा, मगर दरवाजा खोला तो सामने पुलिस वाले खड़े थे। रमीज और बेगम जायदा भी बाहर निकल आए। क्या ये हातिम साहब का घर है? एक पुलिस अफसर ने पूछा। रात गए इनकी गाड़ी का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। अस्पताल से फोन आया, इनकी हालत बहुत नाजुक है। दलान के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे यूं लगा जैसे इसका सांस सीने में जम गया हो। वो हातिम जिसने इससे झूठी सी फरमाइश की अपनी जान खतरे में डाल दी थी, अब जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। दलान वहीं दहलीज पर ढेर हो गई और इसने 9वां महीना भी खत्म होने को था। इसके पेट में एक शदीद दर्द की लहर दौड़ गई और इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था। अस्पताल के सफेद और ठंडे कॉरिडोर में दलान की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने जिंदा जिस्म से रूह खींच ली हो। इसके पैरों में जूते नहीं थे, बाल बिखरे हुए थे और वो फर्श पर एक कोने में बैठी दीवार से सर टिकाए मुसलसल होले होले झूल रही थी। 9वें महीने का भारीपन और पेट उठने में शदीद मरोड़ इससे महसूस तो हो रहे थे, मगर हातिम की जिंदगी का खौफ इन सब तकलीफों पर गालिब आ चुका था। हातिम, अल्लाह मियाँ मेरे हातिम को बचा ले। मैंने क्यों जिद की, क्यों इसे भेजा? वो अपने सीने पर हाथ मारते हुए सिसकियां ले रही थी। इसकी आवाज अब हलक में घुट कर रह गई थी। बेगम जायदा दूसरे कोने में जायनमाज बिछाए बैठी दुआ मांग रही थी।
जबकि रमीज सर पकड़े बेंच पर बैठा था। किसी को किसी का होश नहीं था। डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर के अंदर और बाहर तेजी से आ जा रहे थे, मगर कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा था। अस्पताल की वो मखसूस हवा और मशीनरी की आवाजें दलान के दिल की धड़कनों को मजीद तेज कर रही थी। दलान ने हिम्मत जमा के और घसीटती हुई ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे तक पहुंची। इसने खून आलूद शीशे से अंदर झांकने की कोशिश की, मगर वहां सिर्फ सफेद लिबादों में मलबूस लोग और सुर्ख रोशनियां थी। हातिम, आपने कहा था ना कि आप मेरा हाथ पकड़ कर बैठेंगी। देखिए, मैं यहाँ अकेली हूँ, मुझे डर लग रहा है। वो दरवाजे पर सरक कर रोने लगी। इसी वक्त इसके पेट में एक ऐसी शदीद लहर उठी कि इसके मुंह से एक चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। नर्सें और वार्ड बॉय फौरन से इसकी तरफ लपके। एक तरफ हातिम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और दूसरी तरफ दलान के वजूद में पलने वाली नन्ही जान अब इस दुनिया में आने के लिए बेताब थी। अस्पताल का वो कॉरिडोर अब 2 जिंदगियों के इम्तिहान का गवाह बन चुका था। क्या हातिम की आंखें अपने बच्चे को देखने के लिए खुलेंगी, या दलान की ये कुर्बत ताहयात एक अधूरी याद बनकर रह जाएगी? अस्पताल की इस मनहूस खामोशी को डॉक्टर के इन अल्फाज ने चीर कर रख दिया, जिसका खौफ सबके दिलों में बसता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर गहरी सांस ली और बेगम जायदा के सामने सर झुका दिया। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन हातिम साहब के सर पर लगने वाली चोट बहुत गहरी है और इनका बहुत ज्यादा खून बह चुका है। अब वो बस चंद घंटों के मेहमान है। किसी भी वक्त वो जिंदगी की बाजी हार सकते हैं। मुआवजा इन्हें बचा सकता है। ये सुनते रमीज, जो अब तक सदमे की हालत में साकित बैठा था, जैसे तड़प उठा। इसके अंदर का भाई, जिस पर अना और हसद की तहें जमी थी, एकदम पिघल कर आंसू बन गया। वो भागकर ऑपरेशन थिएटर के शीशे से लग गया और धाड़े मारकर रोने लगा। नहीं हातिम, मेरे भाई, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। मैंने तुम्हारी जिंदगी उजाड़ने की कोशिश की। अल्लाह के वास्ते एक बार उठो ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। रमीज की चीखें कॉरिडोर में गूंज रही थी। वो वही रमीज था जो कभी हातिम से नफरत करता था, मगर आज भाई के जाने के खौफ ने इसे अंदर से तोड़कर रख दिया था। दूसरी तरफ दलान को लेबर रूम में मुंतकिल कर दिया गया। वो नीम बेहोशी की हालत में थी, मगर इसके लबों पर अब भी हातिम का नाम था। इसे नहीं मालूम था कि बाहर इसकी कायनात का सूरज गरूब होने वाला है। इसे बस एक ही धुन थी कि हातिम इसका हाथ पकड़कर इससे हिम्मत देगा। बेगम जायदा बदहवास होकर कभी हातिम के लिए दुआ करती और कभी दलान के लिए, या मेरे मौला, मेरे एक बेटे को जिंदगी दे दे और मेरी बहू की गोद हरी कर दे। ये कैसा इम्तिहान है मालिक। कॉरिडोर में रमीज का तड़पता और ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी का हर हातिम की डूबती हुई नब्जें रास्ता बंद हो चुका। क्या हातिम का आखिरी वक्त इस बच्चे की पहली सांस के साथ टकराने वाला था? क्या कुदरत दलान को इतनी बड़ी खुशी देने के बदले इससे इसका मान छीनने लगी थी? अस्पताल के इस हवसज़दा माहौल में रमीज की हालत देखने वाली थी। वो दीवाना वार डॉक्टरों के पीछे भाग रहा था। डॉक्टर कुछ करे, मेरी जान ले ले, मेरे भाई को बचा ले, वो भी बाप बनने वाला है। इसकी बीवी इसके बगैर एक पल नहीं जी पाएगी, वो मर जाएगी। डॉक्टर, डॉक्टर ने बेबसी से सर हिलाया। रमीज साहब, मसला सिर्फ जख्मों का नहीं, खून का भी है। इनमें जो नायाब है ओ नेगेटिव, वो अस्पताल का ब्लड ग्रुप बैंक में इस वक्त दस्तयाब नहीं है। अगले आधे घंटे में खून ना मिला तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। रमीज का दिल धक से रह गया। इसने फौरन अपना बाजू आगे कर दिया। मेरा खून चेक करें, हम सगे भाई हैं, शायद मेरा ग्रुप मिल जाए। लैब टेक्नीशियन ने जल्दी से रमीज का सैंपल लिया। चंद मिनट रमीज पर क्यामत बनकर गुजरे। इसके बाद टेक्नीशियन बाहर आए। ये ओ नेगेटिव आया है। मुआवजा हो गया। आपका ब्लड ग्रुप भी कम होता है कि 2 भाइयों का ये नायाब ग्रुप मिल जाए, पर आपका मैच कर गया है। रमीज की आंखों में उम्मीद की एक जुत जागी। वो वहीं स्ट्रेचर पर लेट गया और नर्स से बोला, मेरा सारा खून निकाल लो, अगर जरूरत पड़े, बस मेरे भाई की सांसें नहीं टूटनी चाहिए। हातिम को जीना होगा, इसे दलान के लिए जीना होगा, इस बच्चे के लिए जीना होगा जो भी इस दुनिया में कदम रखने वाला है। एक तरफ रमीज के जिस्म से खून की बोतलें भरकर हातिम के जिस्म में मुंतकिल की जा रही थी, और दूसरी तरफ लेबर रूम में एक नन्हे बच्चे के रोने की आवाज एक भाई के कॉरिडोर में गूंजी। कुदरत अपना खेल खेल रही थी, दूसरे को जिंदगी दे रहा था और हातिम के खून की गर्दिश संभलने लगी थी। और इस वक्त जब इसका बेटा इस दुनिया में आ चुका था, कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। इसके चेहरे पर इत्मीनान था। मुबारक हो रमीज साहब, हातिम साहब की हालत अब खतरे से बाहर है। आपके खून ने वक्त पर काम कर दिखाया, और दूसरी खुशखबरी ये कि आप चिचा बन गए हैं। अल्लाह ने हातिम और दलान को बेटे से नवाजा है। रमीज की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। इसने हामते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। आज इसने सिर्फ अपने भाई को खून नहीं दिया था, बल्कि अपनी बरसों की गुनाहों का कफारा भी अदा कर दिया था। इसने साबित कर दिया था कि भाई का रिश्ता हर नफरत से बड़ा होता है। नॉर्मल डिलीवरी की अजियत और 9 माह की थकन एक तरफ, मगर दलान के दिल में लगी आग एक तरफ थी।
जैसे इसे होश आया, इसने अपने बाजू से ड्रिप खींच कर निकाल ली। नर्स ने इसे रोकने की कोशिश की और इसे इसका खूबसूरत गोरा चिट्टा बेटा दिखाना चाहा जो अभी भी इस कायनात में आया था, मगर दलान की नजरें भटक रही थी। मेरा हातिम कहाँ है? वो ठीक है ना? इसकी आवाज अस्पताल के कमरे में गूंजी। बीबी आप आराम करें, आप अभी बहुत कमजोर हैं। नर्स ने इसे सहारा देना चाहा, मगर दलान ने इसे झटक दिया। वो नंगे पांव सफेद अस्पताल के गाउन में लड़खड़ाते कदमों के साथ कॉरिडोर में निकल आई। इसका वजूद कांप रहा था, पेट में अभी भी मरोड़ उठ रहे थे कि आईसीयू की तरफ बढ़ गई। मगर वो दीवाना बार हातिम के आईसीयू में थी। इसे अपने बच्चे की होश थी, ना अपनी जान की। इसे बस वो चेहरा देखना था जिसके लिए वो अपनी मौत के मुंह से लड़कर वापस आई थी। कॉरिडोर में मौजूद लोग इस पागलपन को देखकर हैरान थे, मगर दलान के लिए कायनात थम चुकी थी। जैसे वो हातिम के कमरे के शीशे के पास पहुंची, इसने देखा कि हातिम मशीनरी के दरमियान घिरा लेटा है, मगर इसकी सांसें बहाल थीं। हातिम उठे ना देखे, मैंने आ गई हूँ। इसने शीशे पर हाथ मारते हुए ससकी ली। रमीज जो वहीं कुर्सी पर निढाल बैठा था, दलान के इस हाल में देखकर तड़प उठा। इसने भागकर इसे संभाला। दलान भाभी, आप यहाँ क्यों आ गई? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? हातिम ठीक है? इससे मेरा खून लग गया है, वो खतरे से बाहर है। दलान ने रमीज का कॉलर पकड़ लिया। इसकी आंखों में वहशत थी। झूठ मत बोलो रमीज, इससे कहो कि वो आंखें खोले। इसने कहा था कि वो मेरा हाथ पकड़ कर बैठेगा। इसने कहा था कि वो मुझे अपने हाथों से खीर खिलाएगा। वो मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। दलान की चीखों ने अस्पताल के इस वार्ड में एक कहराम मचा दिया। वो हातिम के कमरे के बाहर फर्श पर बैठ गई और इसे इसके नाम की तस्बीह पढ़ने लगी। मोहब्बत की ये इंतहा थी जहां एक माँ अपनी ममता को भी भूल गई थी, क्योंकि इसका सुहाग, इसका मान अभी तक खामोश था। कुदरत ने इसे बेटा तो दे दिया था, मगर क्या हातिम की आंखें खुलने पर इसे वो खुशखबरी सुनने को मिलेगी, या दलान की दीवानगी इसे हमेशा के लिए खामोश कर देगी? वक्त जैसे थम सा गया था। 2 हफ्ते गुजर चुके थे, मगर अस्पताल के इस ठंडे कमरे की फिजा अभी उदासी और हरास की लपेट में थी। हातिम अब भी वेंटिलेटर पर था। इसकी जिंदगी मशीनों की मरहूने मिन्नत थी, जो खास तरतीब से पीप पीप करके इसके जिंदा होने का सबूत दे रही थी। दलान की हालत देखकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। इन 2 हफ्तों में वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी। इसकी वो सुर्खो सफेद रंगत उड़ चुकी थी। आंखों के गिर्द गहरे स्याह हल्के पड़ गए थे और आवाज जैसे कहीं खो गई थी। वो सारा दिन हातिम के बेड के पास एक स्टूल पर बैठी रहती, इसका बेजान हाथ अपने दोनों हाथों में थामे बस इसे तकती रही। हातिम, कितना वक्त हो गया, आप थक नहीं गए? वो बहुत धीमे से सरगोशी करती। देखें हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। वो बिल्कुल आप जैसा है। सब कहते हैं कि इसकी आंखें, इसकी नाक, सब कुछ हातिम जैसा है, लेकिन मैं इसे अकेले कैसे संभालूंगी? वो बिल्कुल बेबस और बेहाल हो चुकी थी। घर वाले जबरदस्ती से खाना खिलाने की कोशिशें करते। बेगम जायदा रो रो कर इसे अपने बच्चे की दुहाइयां देती, मगर दलान का तो जैसे जीना मरना हातिम के साथ वाबस्ता था। वो अक्सर वहीं हातिम के हाथ पर सरक कर सो जाती और ख्वाब में इसे वही गोलगप्पे और वही पुरानी फरमाइशें याद आती। रमीज रोजाना आता खून देने के बाद इसे अपनी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, मगर वो दलान की हालत देखकर अंदर से कट कर रह जाता। इसे रह रहकर वो वक्त याद आता जब इसने इस लड़की को मनहूस कहा था। आज वो ही मनहूस लड़की अपने सुहाग के लिए तस्बीह बनी हुई थी। एक रात जब अस्पताल में हर तरफ खामोशी थी, दलान ने महसूस किया कि हातिम की उंगलियों में हल्की सी जंबिश हुई है। इसका दिल जोर जोर से धड़का। इसने हातिम के चेहरे की तरफ देखा, जहां ऑक्सीजन मास्क के पीछे इसके अपने लब कहने के लिए कुछ रखे थे। कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर, डॉक्टर। दलान की चीख पूरे कॉरिडोर में गूंजी। इसकी बेबसी अब एक आखिरी उम्मीद में बदल रही थी, एक लम्हे की वो जंबिश जिससे किसी शराब की तरह निकली। हातिम ने चंद सेकंड्स के लिए आंखें खोली। धुंधलाई हुई नजरों से सामने बैठी पगली सी दलान को देखा। इसके लब हिले जैसे वो इसका नाम लेना चाहता हो, मगर अगले लम्हे मशीनों का शोर बढ़ा और वो दोबारा से गहरी बेहोशी में की वादियों में उतर गया। डॉक्टर से मुआयना किया और अफसोस से सर हिलाया। ये महज एक इस्तरारी हरकत थी, अभी खतरा टला नहीं है। दलान जो एक पल के लिए जी उठी थी, दोबारा से इस मरने की हालत में चली गई। इसका वजूद जैसे पत्थर का हो गया था। इस तरह एक पूरा महीना बीत गया। अस्पताल का वो मखसूस कमरा अब इनका ठिकाना बन चुका था। इस कठिन हालात में घर का नक्शा ही बदल गया। वो बच्चा जो हातिम और दलान की मोहब्बत की निशानी था, अब मुकम्मल तौर पर रमीज की गोद में पल रहा था। रमीज जो कभी भी अपनी अना में अंधा था, अब इस नन्हे वजूद का खादिम बन चुका था। वो रात भर जाकर इसे फीडर पिलाता, इसके डायपर बदलता और इसे सीने से लगाकर वही लोरियां सुनाता जो कभी इसकी मां ने इसे सुनाई थी। रमीज की आंखों में अब वो तकब्बुर नहीं, बल्कि एक अजीब सी ममता और पछतावे की तपिश थी। वो इस बच्चे में हातिम को ढूंढ रहा था और शायद अपने गुनाहों का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहा था।
दूसरी तरफ जाहिदा बेगम ने खुद को दलान के लिए वक्फ कर दिया। वो जबरदस्ती इसके मुंह में नवाले डालती, इसके बिखरे बालों में कंघी करती और इसे दलासा देती। दलान पुत्र, थोड़ा सा खा ले, तेरा बच्चा तुझे पुकारता है, देख रमीज ने इसे कैसे संभाल रहा है। जाहिदा बेगम रोते हुए कहती, मगर दलान का हाल तो ये था कि वो जिंदा तो थी, पर इसमें जिंदगी बाकी ना थी। वो बस एक बुत की तरह हातिम के बेड के पास पड़ी रहती। इससे न दिन की खबर थी न रात की। इसकी तमाम तर तवज्जो, तमाम तर हवास बस इस वेंटिलेटर की आवाज पर टिके हुए थे। वो न अपने बेटे को गोद में लेती, न किसी से बात करती। इसकी खामोशी चीख चीख कर कह रही थी कि अगर हातिम को कुछ हुआ तो दलान का ये मिट्टी का बुत भी हमेशा के लिए बिखर जाएगा। एक महीना गुजरने के बाद अस्पताल के कॉरिडोर में रमीज को बच्चे को बहलाते देखकर लोग हैरान होते कि वही सख्त मिजाज शख्स है, मगर कुदरत ने एक हादसे से पूरा खानदान की काया पलट दी थी। अब इस सब की नजरें बस एक ही मौजे पर थीं जो हातिम को इस लंबी नींद से बेदार कर दे। रात की स्याही गहरी हो चुकी थी और अस्पताल के कॉरिडोर्स में मामूल का सन्नाटा छा गया था। रोजाना की तरह रमीज बच्चे को घर छोड़कर हातिम के पास रुकने के लिए आया था, ताकि दलान को जबरदस्ती घर बेचकर थोड़ा आराम करवा सके। मगर आज दलान के तेवर बदले हुए थे। इसकी आंखों में एक ऐसी अजीब सी चमक और जिद थी जो पहले कभी नहीं देखी गई। रमीज भाई, आज आप घर चले जाएं, इसने बहुत धीमे मगर दो टोक लहजे में कहा। दलान भाभी, आपकी अपनी तबीयत ठीक नहीं है, आप पूरा महीना यहाँ बैठी रहेंगी। आज मैं रुकूंगा, आप जायदा अम्मा के साथ घर जाएं और थोड़ा सा सो लें। रमीज ने इसे समझाने की कोशिश की, नहीं, आज कोई यहाँ नहीं रुकेगा, आज मैं और हातिम अकेले होंगे, आप सब चले जाएं। दलान ने हातिम का हाथ सख्ती से थाम लिया, जैसे कोई इसे छीनने वाला हो। इसके लहजे में एक ऐसी बेबसी और जिद थी कि रमीज का कलेजा मुंह को आ गया। लेकिन भाभी, रात को कोई जरूरत पड़ गई थी तो? मुझे पता है इसे मेरी जरूरत है, इससे वो सब सुनना है जो मैंने अभी तक इसे नहीं बताया। प्लीज रमीज भाई, आज मुझे इसके साथ तन्हा छोड़ दें। दलान की आंखों से आंसू टूटकर हातिम की बेजान हाथ पर गिरे। रमीज ने बेबसी से अपनी माँ की तरफ देखा। जायदा बेगम ने इशारे से इसे मना कर दिया था कि बहस ना करे। वो जानती थी कि दलान का सब्र जवाब दे चुका है और इसे अपने सुहाग के साथ इन लम्हात की जरूरत है जहां कोई तीसरा मौजूद ना हो। ठीक है दलान, हम बाहर कॉरिडोर में हैं, अगर तुम कहोगे तो हम घर चले जाते हैं, लेकिन अपना ख्याल रखना। रमीज ने बोझल कदमों से कमरे से निकलते हुए कहा। कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो दलान ने गहरी सांस ली। मशीनों की बीप बीप के अलावा वहां अब कोई आवाज ना थी। इसने कुर्सी हातिम के बिल्कुल करीब की, अपना सर इसके सीने पर रखा जहां दिल की धड़कन बहुत मध्यम थी और होले से इसके कान के करीब हो गई। हातिम, सब चले गए, अब तो आंखें खोल देना। देखिए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको पता है हमारा बेटा बिल्कुल आप जैसा है, लेकिन मैंने इसे अभी तक जी भरकर प्यार नहीं किया, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब मैं इसे गोद में लूं तो आप मेरे बराबर में खड़े हो। वो पूरी रात अकेली इसके वजूद से लिपटी, इसे अपनी मोहब्बत की दास्तानें सुनाती रही, इसे वो सब वादे याद दिलाती रही जो इन्होंने एक दूसरे से किए थे। वो तन्हा थी, मगर इसे महसूस हो रहा था कि हातिम इसकी रूह की पुकार सुन रहा है। इस साथ अस्पताल के इस छोटे से कमरे में सिर्फ एक औरत नहीं थी, बल्कि एक बीवी की लाजवाल मोहब्बत अपने शौहर की जिंदगी की भीख मांग रही थी। रात का पिछला पहर था जब कमरे की खामोशी में अचानक मशीनों की रफ्तार तेज हुई। दलान, जो हातिम के हाथ पर सर रखे ऊँग रही थी, हड़बड़ा कर उठी। इसने देखा कि हातिम की पलकें लर्ज रही थी। आहिस्ता आहिस्ता, बहुत मुशक्कत के बाद हातिम ने अपनी आंखें खोल दी। वो चंद लम्हे छत को देखता रहा, जिसे याद करने की कोशिश कर रहा हो कि वो कहाँ है। फिर इसकी नजरें घूमी और सामने बैठी बदहवास बिखरे बालों वाली दुल्हन दलान पर आकर रुक गई। इसकी नजरें बिल्कुल खाली थी, जैसे वो किसी गहरे धुंधले से निकल कर आया हो। हातिम, दलान की आवाज बामुश्किल निकली, आपने आंखें खोल ली। हातिम ने कुछ बोलने की कोशिश की, मगर मास्क की वजह से सिर्फ एक सिसकारी निकली। इसने बहुत मुश्किल से अपना हाथ उठाना चाहा, मगर इसके जिस्म में सख्त नहीं थी। इसकी खाली नजरें दलान के चेहरे से फिसलती हुई नीचे इसके पेट की तरफ गईं, जो बिल्कुल सपाट हो चुका था। अचानक हातिम की आंखों में एक शदीद वहशत और खौफ लहराया। इसे वो आखिरी रात याद आई, वो गोलगप्पे, वो एक्सीडेंट, वो अंधेरा। इसे लगा जैसे वो अभी अभी इसी हादसे से निकल कर आया हो। इसे तड़प कर मास्क हटाने की कोशिश की, इसका सांस उखड़ने लगा। दलान, इसकी आवाज फटी की फटी और लरजती हुई थी। वो हाँफने लगा, हमारा हमारा बच्चा। इससे अपना लरजता हुआ हाथ दलान के पेट पर रखा, जहां अब वो उभरा नहीं था जिसे वो छोड़कर गया था। इसके चेहरे पर एक जानलेवा डर फैल गया। इसे लगा शायद इसकी एक जिद की वजह से सब कुछ खत्म हो गया है। दलान, बोलो, बच्चा कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हातिम की आवाज में छुपी ममता और बाप का कर्ब पूरे कमरे में गूंज उठा। वो बदहवास होकर उठने की कोशिश करने लगा। मशीनें शोर मचाने लगी और इसकी आंखों में इल्तिजा थी कि कोई इसे बता दे कि इसका खून, इसकी और दलान की मोहब्बत की निशानी महफूज है। दलान ने रोते हुए इसका सर अपने सीने से लगा लिया।
हातिम पुरसकून हो जाए, हमारा बेटा ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है, वो बाहर है रमीज के पास, वो बिल्कुल आप जैसा है हातिम। हातिम ने एक लंबी कपकपाती हुई सांस ली। इसकी आंखों से पे दर पे आंसू बह निकले। वो डर, वो खौफ जो अंदर से खा रहा था, अब शुक्रगुजारी में बदलने लगा। इसने दलान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे अब इससे कभी खुद से दूर नहीं होने देगा। एक माँ की तवील जिद्दोजहद के बाद हातिम वापस आ गया, मगर इसकी पहली पुकार इस बच्चे के लिए थी जिसके लिए इसने मौत से आंखें मिलाई थी। हातिम ने गहरी और पुरसकून सांस ली और अपना सर बेड की पुष्ट से टिका दिया। इसकी आंखें अभी भी नम थी, मगर इनमें अब वो पहली वाली वहशत नहीं थी। इसने दलान का हाथ सख्ती से पकड़कर इसे अपने सीने से लगा लिया, जैसे वो इसके वजूद की तपिश से यकीन करना चाहता हो कि वो वाकई जिंदा है और सब कुछ ठीक है। दलान का हाल ये था कि वो खुशी और इज़्तिराब के मिले जुले जज्बात से कांप रही थी। हातिम रुके, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो आपको चेक करेंगे। इसने उठने की कोशिश की, मगर हातिम ने इसे जाने न दिया। इसके गिरफ्त में वो वालेहानापन था जो सिर्फ खो के पाने वाले ही जानते हैं। नहीं दलान, अभी नहीं। हातिम ने बहुत धीमी और भारी आवाज में इसे रोक दिया। इसकी आंखों से एक बार फिर आंसू बह निकले। ये पछतावे और शुक्रगुजारी के आंसू थे। वो रो रहा था क्योंकि इसे अपनी वो आखिरी रात याद आ रही थी जब इसने दलान को अकेला छोड़कर अपनी जान खतरे में डाल ली थी। अभी वो दोनों इसी जज्बाती कैफियत में थे कि मशीनों के शोर और नर्सिंग स्टेशन पर होने वाली हलचल के बायस डॉक्टर्स खुद ही कमरे में दाखिल हो गए। मुआवजा हो गया हातिम साहब, आप तो हमें डरा ही चुके थे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इनका मुआयना शुरू किया। वक्त पर लगाकर उड़ने लगा। एक हफ्ता मजीद गुजर गया और हातिम ने गैर मामूली तेजी से रिकवरी की। रमीज का दिया हुआ खून और दलान की दिन रात की दुआएं रंग ला रही थी। अब वो वेंटिलेटर से हटकर आम कमरे में मुंतकिल हो चुका था और सहारे से बैठने के काबिल हो गया था। इस एक हफ्ते में हातिम की शख्सियत में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। वो घंटों दलान को तकता रहता, जैसे इसके चेहरे पर लिखी दुख की दास्तान को मिटाना चाहता हो। रमीज रोजाना बच्चे को लेकर आता और हातिम जब अपने बेटे को अपनी गोद में लेता तो इसकी आंखों की चमक देखने वाली होती और वो काफी हद तक बेहतर हो चुका था, मगर इसकी नजरें अब भी हर वक्त दलान को ढूंढती थी, जैसे वो अब जिंदगी का एक पल भी इससे दूर नहीं गुजारना चाहता था। रमीज की आंखों में अब वो पुरानी तलखी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। इसे हातिम को मुकम्मल सेहतियाब होते देखा, दलान की गोद हरी होते देखी और अपने गुनाहों का कफारा इस खून की सूरत में अदा किया जो उसने अपने भाई की रगों में दौड़ाया था। एक सुबह जब परिंदे चहचहा रहे थे, रमीज अपना बैग उठाए हातिम के कमरे में आया। मैं जा रहा हूँ हातिम, इसने बहुत धीमे से कहा, शहर से दूर, शायद खुद को ढूंढने यहाँ रहकर मुझे अपनी की हुई हर ज्यादती याद आती है। तुम दोनों खुश रहो, यही मेरा सुकून है। हातिम ने इसे रोकना चाहा, मगर रमीज के इरादे अटल थे। वो खामोशी से घर की दहलीज पार कर गया, पीछे पीछे पछतावे की राख छोड़कर एक नई जिंदगी की तलाश में। मोहब्बत की महराज। हातिम और दलान रमीज के जाने के बाद घर की फैजाब सिर्फ हातिम, दलान और इनके नन्हे शहरियार के कहकों से मामूल थी। हातिम अब मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुका था, मगर इस हादसे ने इसे दलान का इस कदर असीर कर दिया था कि वो एक लम्हे भर इसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता था। एक शाम जब आसमान पर शफक के रंग बिखरे हुए थे, हातिम ने दलान का हाथ थामा और इसे छत पर ले गया। वही छत जहां कभी दलान ने तन्हाई के आंसू बहाए थे, आज इनकी मोहब्बत की गवाह बनने वाली थी। दलान, तुम्हें याद है कि तुमने अस्पताल में क्या फरमाइश की थी? हातिम ने इसे अपने हसार में लेते हुए पूछा। दलान का चेहरा लम्हों में लाल सुर्ख हो गया। उसने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। हातिम, वो तो मैंने ऐसे ही, मेरा मतलब है। नहीं। हातिम ने इसकी ठोड़ी थामकर इसका चेहरा ऊपर उठाया। तुम्हारी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा करना मेरा मकसद है जिंदगी है। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी बाहों में बैठकर ढलता सूरज देखना है। हातिम ने इसे पीछे से अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। दलान ने अपना सर इसके चौड़े सीने पर टिका दिया। जहां हातिम के दिल की धड़कन एक पुरसकून लय में बह रही थी, वो खामोशी इतनी खूबसूरत थी कि कायनात की हर शय थम गई थी। हातिम, दलान ने बहुत धीमे से सरगोशी की, मुझे कभी कभी डर लगता है कि ये सब कोई ख्वाब तो नहीं। मैं एक यतीम लड़की जिसे अपनों ने ठुकरा दिया, जिसे बांझ होने का ताना मिला, मुझे इतनी खुशी कैसे मिल गई? हातिम ने इसके बालों में उंगलियां पोरे अपनी और इसके कान के करीब होकर बोला, तुमने सब्र किया था दलान, और अल्लाह सब्र करने वालों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। तुम बांझ नहीं थी, तुम तो वो जरखेज जमीन थी जिसने मेरी बंजर जिंदगी में मोहब्बत के फूल खिला दिए। तुम मेरी मलका हो और ये घर तुम्हारी सल्तनत है। दलान की आंखों से खुशी के दो आंसू टूटकर हातिम के हाथ पर गिरे। इसने मुड़कर हातिम के गले में अपनी बाहें डाल दी और अपना तपता हुआ चेहरा इसके सीने में छुपा लिया। मैं आपकी दीवानी हूँ हातिम, और वो ससकते हुए हंसी। आपके लम्स के बगैर, आपकी खुशबू के बगैर मेरा सांस रुकने लगता है।
مجھے اب کسی اور معاوضے کی طلب نہیں، بس آپ کا ساتھ تاخیر تاحیات چاہیے۔ حاتم نے اسے مزید سختی سے بھینچ لیا۔ تمہاری دیوانگی کا جواب میری یہ جان ہے دلان، جس دن حاتم کی سانسیں رکیں گی اس دن اس کے دل سے تمہاری محبت نکلے گی۔ نیچے سے شہریار کے رونے کی آواز آئی تو دونوں مسکرا دیے۔ حاتم نے دلان کا ہاتھ تھاما اور اسے سیڑھیوں کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، چلو ہمارا شہزادہ بلا رہا ہے۔ آج کی رات اور آنے والی رات صرف ہماری ہے، ہماری محبت کی ہے اور اس گھر کی ہے جو پچھتاوے سے نکل کر سکون کی منزل پا چکا تھا۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر رہے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور ایک ایسی منزل کی طرف جہاں صرف اعتبار تھا، محبت تھی اور لازوال وابستگی۔ پچھتاوے کی آگ بجھ چکی تھی اور اب صرف الفت کا نور باقی تھا جو ان کی زندگی کے ہر گوشے کو منور کر رہا تھا۔